नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। अर्थात दोस्तों पूछ रहा है, जब दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं तो सूर्य कहाँ पर चमकता है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर होता है तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगले ऑप्शन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, जिसमें स्थानीय पवन दिए गए हैं और ये कहाँ पर बहती हैं इनके बारे में हमें मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पे बाइजर है जो कि एक फ्रांस की ठंडी हवा है, लेवांटर ये स्पेन की ठंडी हवा है दोस्तों, टेम्पेरोल यह दोस्तों अमेरिका की ठंडी हवा है, और सिमूक ईरान और इराक में बहने वाली गर्म हवा है। यहाँ पे याद रखिएगा ये तीनों ठंडी पवनें हैं और ये जो डी है ऑप्शन यानी सिमूक यह गर्म पवन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है बुर्किना फासो, ऑप्शन सी है इथोपिया, ऑप्शन डी है लाइबेरिया। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अफ्रीका के देश दिए हुए हैं और इसमें से ऑप्शन नंबर बी बुर्किना फासो जो है यह एक स्थल रुद्ध देश है और बाकी सभी जो देश हैं तीनों ये तीनों तटीय देश हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ पर अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी जनजातियाँ दी हुई हैं और ये कहाँ पर पाई जाती हैं हमें यह मिलाना है। तो माया जनजाति दोस्तों, तो माया यह साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजाति है। यूपचिक जनजाति दोस्तों यह पश्चिमी अलास्का में पाई जाने वाली जनजाति है और यह पूर्वी रूस में भी पाई जाती है। चुकची की बात करें दोस्तों तो यह हमारी ग्वाटेमाला में पाई जाने वाली जनजाति है, तथा बोवर की बात करें यह दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जो कि उधर ऊपरी एटलस पर्वत की साइड में पाए जाते हैं। और ये जो चुकची जनजाति है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ग्वाटेमाला दोनों जगहों पर पाई जाती है। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ऑप्शन बी है कार्बन डेटिंग पद्धति। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम सही हो जाएगा। यूरेनियम के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, जबकि कार्बनिक के द्वारा जीवाश्म या पेड़ पौधों के जो है इनकी डेटिंग की जाती है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए है हरदोई, बांसगांव, लालगंज, कन्नौज, मिसिख्र, ऑप्शन बी है जालौन, बहराइच, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, ऑप्शन सी है लालगंज, हरदोई, इटावा, उन्नाव, रॉबर्ट्सगंज, ऑप्शन डी है बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर, जालौन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन ये सारी सीटें जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश 2011 में साक्षरता दर लिंग की सर्वाधिक दर महाराजगंज में है तथा सबसे कम कानपुर में है। यानी अगर हम जो जेंडर गैप लिटरेसी है यानी शिक्षा में जो असमानता है जेंडर को लेकर के उसमें बात करें तो यह सबसे अधिक जो है महाराजगंज में है, सबसे कम जो है कानपुर में है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। महिला साक्षरता दर दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों से नीचे से दूसरे स्थान पर है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि यह ऊपर से 24वें स्थान पर आता है। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 916, जबकि 2001 में यह 902 था। यह सही है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले कानपुर,
नगर, हमीरपुर और बागपत है, यह भी सही है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था, यह भी गलत है। इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किया गया था, यह भी गलत है। यानी हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों में निम्नलिखित में किसके द्वारा बंदरगाह को बेरीगाजा कहा गया है, यानी किस बंदरगाह को बेरीगाजा कहा गया है। ऑप्शन ए है सोपारा, ऑप्शन बी है बारबेरकिम, ऑप्शन सी है कल्याण, ऑप्शन डी है भड़ौच। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूनानियों द्वारा बेरीगाजा भड़ौच बंदरगाह को कहा गया था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियम बनाए थे। ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है यास्क, ऑप्शन सी है लद्दक मुनि, ऑप्शन डी है पिंगल मुनि। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यास्क के द्वारा जो है सबसे पहले वेदों की व्याख्या के लिए नियम बनाए गए थे। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी, बिल्कुल सही है। संघ सभा में प्रस्ताव को अनुस्वान कहते थे, नहीं गुरु दोस्त, इसे नुक्ति कहा जाता था, यानी यह गलत हो जाएगा। अधिकरण किसी भी प्राप्त प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था, यह सही हो जाएगा। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थित संख्या कोरम 30 थी, नहीं दोस्तों, यह 20 थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 केवल सही है, जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता था। ऑप्शन ए है बालाकोट, ऑप्शन बी है सुतकुंडोर, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है डाबरकोट। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुतकुंडोर सही हो जाएगा, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन चैल्डसेनी या कैसल्डसोडोनी औजार की प्राप्ति स्थल स्कंदभूमि पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है बागौर, ऑप्शन बी है सराय नाहरराय, सी चोपनी मांडो, ऑप्शन डी है महदहा। दोस्तों यहाँ सभी सही हो जाएंगे। इन सभी जगहों से चैल्डसेनी के पत्थर के औजार मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसके व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा की शुरुआत की गई थी। यानी कि हमारा प्रश्न क्या पूछना चाहता है, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके समय में शिक्षा के टाइम पर व्यवसायिक शिक्षा दी जाने लगी थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा दिल्ली मदरसे में यह शिक्षा प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। मराठी भाषा में निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है। ऑप्शन ए है बुरंजिया, ऑप्शन बी है सकावली, ऑप्शन सी है ख्यात, ऑप्शन डी है बखर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बखर में शिवाजी और पेशवाओं का इतिहास वर्णित है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः निम्नलिखित में से थी। ऑप्शन ए है अनेगोंडी, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी, विजयनगर। ऑप्शन बी है अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी। ऑप्शन सी है अनेगोंडी, चंद्रगिरी, बेनुगोंडा, विजयनगर। ऑप्शन डी है अनेगोंडी, बेनुगोंडा, विजयनगर, चंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इस बात को आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202-1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदौर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, यह गलत हो जाएगा। 1197 और 98 में बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, और इसमें ना ही एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि ये दोनों के डेट उल्टे दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत और रजतंगनी को फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है लाहौर, डी है जौनपुर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाराजा अकबर ने महाभारत का अनुवाद लाहौर में करवाया था, जिसे रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रजतंगनी और रामायण का भी अनुवाद करवाया था। दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीर समा का पुरोगामी था? ऑप्शन है वकील ए दर, ऑप्शन बी है काजी उल कुजात, ऑप्शन सी है नायब ए मुमालकित, ऑप्शन डी है दीवाने वकूफ़। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वकील ए दर। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत अब अनुग्रह के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट को जब 1917 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था तब उन्होंने यह कथन कहा था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है गांधी जी रस्किन से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो रस्किन की किताब है अनटू द लास्ट का सार संक्षेप में महात्मा गांधी जी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया था? ऑप्शन है सत्याग्रह, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है सर्वोदय, ऑप्शन डी है सर्वधर्म समभाव। तो आप ऑप्शन नंबर सी सर्वोदय सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम अपने। शेरा रामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 में की गई थी? ऑप्शन ए है पुर्तगाली मिशन, ऑप्शन बी है डच मिशनरी, ऑप्शन सी है डेनिश मिशनरी, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी मिशनरी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डेनिश मिशनरी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जिममरैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। ये तीनों ने मिलकर के जर्मनी में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे। यह एक प्रकार था। ऑप्शन ए है मसलालों की किस्म, ऑप्शन बी है बहुमूल्य कपड़ा, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कपड़ा। दोस्तों टाफ्टा एक प्रकार के सिल्क के बना हुआ कपड़ा हुआ करता था, जिसे यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी, जिसे पुर्तगाली ले जाया करते थे। अगले प्रश्न पर ऊपर पढ़ते हैं। वे विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी, पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी बने। ये सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के प्रयास से 1918 में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी है लगान में वृद्धि की एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध किसान ने एका आंदोलन चलाया था। अगला ऑप्शन है किसान आंदोलन में महिला की सक्रिय भागीदारी इस सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसमें से कौन सा सही है चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में नहीं 1920 में की गई थी। लगान एवं वृद्धि उपज के रूप में लगान वसूली के लेकर अवध किसान सभा ने एका आंदोलन सन 1921 में चलाया था, जो कि सही है। और इसमें किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, क्या भी सही रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, जिसके लिए 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर किया गया? ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है मध्य प्रांत, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम प्रांत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रांत। अगले प्रश्न पर हम अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी?
ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर अगले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लैंस डाउन। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी? ऑप्शन ए है डेनिस, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो दोस्तों डच को हरा करके मार्तंड वर्मा ने केरल से इनकी सत्ता खत्म कर दी थी। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए, या दो महात्माओं का मिलन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसे सरोजनी नायडू जी ने दो महात्माओं का मिलन कहा था, जो कि तेज बहादुर स्प्रू और जयकर के सहयोग से यह हुआ था। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सोलापुर, ऑप्शन बी है पेशावर की घटना, ऑप्शन सी है चटगांव की घटना, ऑप्शन डी है चिराल पिराल की घटना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, चटगांव की घटना। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों में 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के आयोजन की मुख्य भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। यहाँ पे दोस्तों ये सभी सही हैं, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। फोर्ट लुई का निर्माण, जो कि पांडिचेरी के कारखाने में की गई थी, उसके निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए है फ्रांसिस कैरो, ऑप्शन बी है कोलबार्ट, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है फ्रांसिस मार्टिन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा फोर्ट लुई का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके, इसके लिए निम्नलिखित में किसने जॉर्ज वुगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजा था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में मजदूर की पहली हड़ताल कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए है सोलापुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी है बम्बई। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागपुर। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु, भालाचंद्र गोस्वामी, एम बी माथुर, आशुतोष पांडे। यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एम बी माथुर जी के द्वारा योजना आयोग और वित्त आयोग को विलय की बात की थी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख 280 में मिलता है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था। इसकी जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया था? ऑप्शन ए है विक्रम और गोमती, ऑप्शन बी है हेलना और गगन, ऑप्शन सी है सक्षम और परम प्रवेगा, ऑप्शन डी है सूरत और उदयगिरी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूरत और उदयगिरी। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है बर्लिन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लंदन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किया है?
ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है मॉरिशस, ऑप्शन डी है सेल्स। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत एक बड़ा आर्थिक सहयोग समझौता करने जा रहा था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वतन प्रेम योजना दोस्तों यह नई दिल्ली, यही गलत है, बाकी इसमें तीनों सही मिलाए हुए हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में PSLV-C 53 प्रक्षेपण के जरिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रह को भी छोड़ा गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंगापुर के द्वारा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता या नहीं जीता? ऑप्शन ए है नीतू घनघस, ऑप्शन बी है नवीन सिहाग, ऑप्शन सी है एल्डोस पाल, ऑप्शन डी है सकेत सरगर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सकेत सरगर। कभी कभी समाचारों में आने वाले विद्या रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुजी पुजारी और अंचित श्योल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है वेट लिफ्टिंग। दोस्तों यहाँ पे वेट लिफ्टिंग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया है? ऑप्शन ए फाल्गुनी शाह, ऑप्शन बी है रिकी केज, ऑप्शन सी है सौनक सेन, ऑप्शन डी है प्रसून जोशी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में भारत के महापंजीकी कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किए गए। इसके आधार पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ष 2016-17-19 की अवधि के लिए भारत का मृत्यु दर सुधार कर 103 हो गया था। अगले प्रश्न पर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना कि भारत 2035 तक MMR दर संबंधी 70 साल के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगले प्रश्न है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड देश में सबसे ज़्यादा MMR है। अगला प्रश्न है केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष राज्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी केवल 2। ठीक, इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।